आप लोगों को, चाहे आप लोग सीबीएसई में हो या एचएससी में हो, किसी में भी हो, आपके बोर्ड में एक चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन। मालूम है, देखा है कभी? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो आप लोगों के स्कूल वगैरह का जो टेस्ट होगा अभी किसी भी स्कूल में, वो पहला चैप्टर यही है। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, ठीक है। ये हाईली थ्योरेटिकल छोटा सा चैप्टर है, एक लेक्चर का चैप्टर है, बट इसका क्या है कि जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बोर्ड में पूछता है। तो बहुत सारे स्कूल का आरटीपीएस का, इन लोगों का आरटीपीएस के बच्चे हो कोई इसमें येलो हाउस में? यस सर। देखो बेटा, तुम लोगों के स्कूल में एग्जाम है ना, इसका टेस्ट है? हाँ सर। हाँ, तो बहुत सारे स्कूल में टेस्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि आज आपको एक लेक्चर में ये यूनिट एंड डायमेंशन सिखा दूं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अपना अगले लेक्चर से जो चल रहा था कैलकुलस जेई के लिए, वो चलता रहेगा। कोई डाउट किसी को? आज क्या करने वाले हैं इसमें किसी को डाउट है? नो सर। पक्का? ठीक है। सर कनेक्शन मेरा टाइम आउट हो गया था, एक बार वापस बोल सकते हो? कुछ नहीं बेटा, मैंने कहा कि एचएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड में सबसे पहला चैप्टर आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वैसे पूछता है कभी कभी जेई में, बट हाँ बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज है। तो आप लोग जिस किसी भी स्कूल में होगे अभी, स्पेशली आरटीपीएस का तो मुझे पता है, उन सारे स्कूल में क्या है कि जो यूनिट टेस्ट या कुछ होने वाला है, उसमें ये चैप्टर आप लोगों को पूछेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो बोर्ड के सर तो बता चुके होंगे, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक बार आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। ओके ठीक है, समझ गए आप लोग? सर, Yes, पर sir. हमने कैलकुलस नहीं खत्म किया था। हाँ, कैलकुलस अभी नहीं खत्म किया, वो बोर्ड की वजह से मैं ये कर रहा हूँ। कैलकुलस हम लोग बाद में खत्म करेंगे, मतलब आज एक ही लेक्चर का टॉपिक है ये छोटा सा, आज ही खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है सर, आप असाइनमेंट के डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर लोगे? हाँ, कैलकुलस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये थोड़ा बहुत 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत ही ज्यादा फर्जी चीज है। सबसे पहले मुझे बताइए, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? नाम सुना है आप लोग? हो सकती है जिसे मेजर किया जाता, जिसको मेजर किया जाता। हाँ, जिसको मेजर किया जाता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी चीज को अगर मेजर किया जाएगा तो उसके साथ उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगा। यस सर। कॉमन सेंस है ना? यस सर। अच्छा, मेजर या बाकी काम करते क्यों हैं? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे जितने फिजिक्स के लॉ हैं वो इसी क्वांटिटी पे बेस्ड होते हैं, और इसके बेसिस पर उसको हम डिफाइन कर पाते हैं। क्लियर है? यस सर। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल डेफिनेशन बोर्ड में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट और बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, इसका मीनिंग क्या है। मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? नो सर। अच्छा, और बाय मींस ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स में जितने एनालिटिकल इक्वेशंस हैं, जैसे F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो उसमें क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम है, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मालूम है,
तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग फोर्स बता सकते हैं। Yes, sir. तो फोर्स को तो हमने डायरेक्टली मेजर किया नहीं, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से मेजर किया। समझे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस बात का मतलब हुआ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो ये डेफिनेशन आपका फिजिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं। ये क्या है कि मैं पहले ही कहा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स है नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल, दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड और तीसरे को कहते हैं सप्लीमेंट्री। इन तीनों का मीनिंग क्या है एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो जैसे ये हो गया फंडामेंटल के लिए जगह, ये हो गया डिराइव्ड के लिए जगह, और वो हो गया सप्लीमेंट्री के लिए जगह। अब इसका मीनिंग समझिए। फंडामेंटल का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स के इक्वेशन में F इज इक्वल टू ma है, तो मास को मेजर कर लिया, एक्सेलरेशन को मेजर कर लिया, तो फोर्स मेजर हो गया। जस्ट एक एग्जांपल बताया मैंने। ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए मुझे लेंथ और टाइम चाहिए। तो इस तरह से इसका कोई रूल नहीं है, कहीं तो किसी ने किसी को एक साथ बैठ के सर्टेन लॉजिक के हिसाब से ये चूज करना होगा कि हम लोग किसको किसको फंडामेंटल माने, जिसको यूज करके बाकी फिजिकल क्वांटिटी को के एक्सप्रेशन को हम डिराइव कर पाए। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को सबसे स्टैंडर्ड लिया गया, उस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये जो सिलेक्शन है कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होंगे या बेस क्वांटिटीज होंगे, इस सिलेक्शन का बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, ये आर्बिट्ररी चूजन है। समझे? Yes, sir. अच्छा, नहीं सर, तो वापस समझाइए। सर एक बार फिर से समझाओ ना। देखो, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, अच्छा जैसे मैं ऐसे कहता हूं, मान लो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes, sir. अच्छा, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डिस्टेंस और टाइम को फंडामेंटल रखूं और स्पीड मेजर करूं, या यस सर। Yes, sir. या स्पीड और टाइम को फंडामेंटल रखूं, डिस्टेंस मेजर करूं, यस सर। Yes, sir. है ना? सो अकॉर्डिंगली हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा जनरल लिस्ट बनाया जाए, जिस जनरल लिस्ट में हम लोग मीन्स साइंटिस्ट लोग शुरू में जो जहां से स्टार्ट किया कि किस किस क्वांटिटी को हम फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखें, जिसके बेसिस पर बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आसानी से डिफाइन हो जाएं। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सर आप क्या बोले थे, आर्बिट्रेरी? आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? सर वो पता है, लेकिन सर आप क्या बोले थे वो? मैं क्या बोला? आर्बिट्ररी का पहले मतलब बताओ। सर आर्बिट्रेरी मतलब डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट। बट
आर्बिट्ररी मतलब कि जिसका कोई रूल नहीं है ना? हाँ जिसका सर। कोई रूल नहीं है, जस्ट सिलेक्शन कर लिया गया। आई बात समझ में? हाँ सर। तो आर्बिट्ररी का मतलब उसका कोई रूल नहीं होता है, उसका सिलेक्शन कर लिया गया। तो यहां पर देखोगे, फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन चूजन आर्बिट्रली। आर्बिट्ररी का मतलब है कि इसका कोई रूल नहीं है ना? साइंटिस्ट लोगों ने एक बार बैठ के डिसाइड कर लिया कि इस लिस्ट को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। तो वो चुनने के पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, ये कहने का मतलब है। और इसी को बाकी जितने अदर फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे, ऐसा लोगों ने मान लिया। उसी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, बेस क्वांटिटी बोल दो, ये सब है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो Yes, ये sir. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड है, 7 होते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ समझे ना? नहीं नहीं, लिखना तो है, लिखने की जरूरत है। मैं बोलूंगा जब, या फिर जब नोट्स भेज दूंगा वहां से कॉपी करना, ठीक है? ठीक है। तो एग्जाम में तो पूछेगा ये, तो इसमें न्यूमेरिकल तो छोटा बहुत थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये पूछेगा आपसे। तो सर आप अब जब जो बोल मैंने रहे हो कहा कि फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड है, इतने ही 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी का नंबर, फिजिकल क्वांटिटी ये फिक्स्ड है, ये आपको याद रखना होगा कि यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी यही 7 फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइंड होंगे। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये 7 फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपरली डिफाइंड है आपका, तो बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो इसी फिजिकल क्वांटिटी पर, इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर डिफाइन होंगे। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज हो गई। सर एक एग्जांपल दो ना। अभी देंगे ना, बस बगल में जो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो इसी का एग्जांपल है ना? यस तो सर। ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखना, ये लिस्ट 7 फिक्स्ड है, इसमें आप कुछ भी अपने मन से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये फिक्स किया हुआ है। तो बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी है वो इसी के टर्म में डिफाइंड होते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बोलिए। तो No, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या है? अब सबका मतलब बताऊंगा, मास लेंथ टाइम का ही मतलब बताऊंगा, घबराओ मत। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, सबका मतलब बताऊंगा, मास लेंथ टाइम, ये सब आपको लगता है कि इसका मतलब आपको पता है, बट फिर भी बताऊंगा, ठीक है? अबाउट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो जैसा मैंने कहा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि आपने नाम सुन रखा होगा, जैसे फोर्स, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दुनिया में जो भी नाम सुन रखा होगा, ये सब आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया
जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। अब कॉमन सेंस से देखो, इसका लिस्ट तो लिमिटेड नहीं होगा। जैसे इसके 7 फिक्स्ड लिस्ट हैं, इसका तो लिस्ट लिमिटेड नहीं होगा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल के अलावा है, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। दे रहा है। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसका कोई, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का फिक्स्ड लिस्ट है, इसका कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। जितने भी हैं सब इसके अलावा बच गए, ये सब आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, ये सब। देखो फटाफट मैं कुछ करके बताता हूं। जैसे स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बेटा? Yes, हाँ sir. सर। तो टाइम तो देखो फंडामेंटल की लिस्ट में दिख रहा है, और Yes. डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो ये लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है। हाँ, यस सर। यस सर। अच्छा, जैसे कुछ भी मोमेंटम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो मास तो आपको मालूम है फंडामेंटल है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से, यही नहीं, ये तो मैंने जस्ट 2 एग्जांपल दिए। बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी है, अभी इसके लिस्ट अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सब इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर डिराइव्ड हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम भी है, देखो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जिसको कि आप, जिसका डेरिवेशन कर सकते हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, यस सर। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इनका कोई यूनिट नहीं होता है। तो बहुत सारे बुक में क्या बोलते हैं, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में ही डाल देते हैं, है ना? लेकिन फंडामेंटल से ये अलग इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जितने हैं, इन सब का एक अपना यूनिट है। लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, ऐसे वैसे। लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे एंगल है फॉर एग्जांपल, जैसे, और ये फिक्स्ड है, ये 2 ही है, ये ना 2 से ज्यादा है ना 2 से कम है। ये बात समझ रहे हो? Yes, हाँ sir. सर। तो जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फिक्स्ड हैं, इसमें न कम या न ज्यादा हो सकता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 फिक्स्ड हैं, न कम न ज्यादा। सर ठीक है? डिराइव्ड का लिमिट नहीं है ना सर फिर? डिराइव्ड का लिमिट नहीं है, डिराइव्ड बहुत है। ओके सर। ठीक है, ये 2 फिक्स्ड हैं। जैसे प्लेन एंगल का ही देख लो, इसमें लिखा होगा, जैसे which are defined they are solid angle। अच्छा, लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूं। इसका क्या होता है? It has unit of measurement but no dimensional formula। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है? सो दिस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी विल हैव ओनली यूनिट बट नो डायमेंशन। और ये यूनिट भी जो है वो दिया हुआ है इसका,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं दोनों एंगल का। आपको याद होगा बचपन में क्लास 6-7 में या वेक्टर में सर ने या शायद मैंने भी कभी बताया हो आपको, जैसे एंगल है तो एंगल का डेफिनेशन कुछ ऐसा है ना कि अगर ये R का आर्क लेंथ यहां पर L डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये जो L अपॉन R का रेशियो है उसी को एंगल कहते हैं, Yes. है ना? अच्छा, यस सर। इस एंगल का यूनिट आप लोगों को मालूम है डिग्री, और दूसरा जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो मैं बार बार यूज भी करता हूं आप लोगों को पढ़ाते वक्त, वो है रेडियन, है ना? तो वैसे देखोगे तो लेंथ अपॉन लेंथ है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, Yes. है ना? मीटर अपॉन मीटर, लेकिन हाँ, बट सर। इसको एक यूनिट असाइन कर दिया गया है जिसको कि रेडियन या डिग्री कुछ कहते हैं, समझे आप? तो ये जो हाँ, लिखा है सर। द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ओनली हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, इसका यही मतलब है। वैसे देखा जाए तो ये लेंथ अपॉन लेंथ है, हाँ, तो मीटर अपॉन मीटर कोई डायमेंशन नहीं दिखता है, लेकिन यूनिट है, एंगल को हम लोग डिग्री या रेडियन में मेजर करते ही हैं। Yes. Sir. समझ गए? सर नहीं समझा। Yes, sir. क्या नहीं समझा, बोलो बेटा। सर ये डायमेंशन वाला जो आप बोल रहे हैं ना वो नहीं समझा। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। नीचे जो R है वो भी तो रेडियस ही है ना, लेंथ ही है, हाँ तो वो भी मीटर होगा। हाँ सर। तो इसका इसके रेशियो का कोई यूनिट आपको दिखाई देता है? नहीं, नहीं सर। मीटर अपॉन मीटर कुछ नहीं हुआ, बट थीटा को डिग्री कहते हैं ना, हाँ ठीक है। समझ गए। एक दूसरा देखे होगे लिखा होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है जस्ट ऐसे ही बता देता हूं। जैसे आइसक्रीम का कोन देखा है, तो आइसक्रीम के कोन में ये जो टॉप अप का सरफेस एरिया होता है, ये सरफेस एरिया और ये जो इसका लेंथ है, तो ये एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, ऐसा समझ आ रहा है? हाँ, सर। ये Yes, जो sir. 3 डायमेंशनल एंगल है इसको डिफाइन करते हैं एरिया, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसका कि अभी आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद फिजिक्स में मैं इसको यूज करूंगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को भी ध्यान से देखोगे तो एरिया का मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर, तो कोई यूनिट दिखता नहीं है एज सच, बट इसको जो यूनिट असाइन किया गया है वो है स्टेरेडियन, ST उसके बाद रेडियन वाला स्पेलिंग RADIN। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो नहीं सर। सर। तो देखो फाइनली मैंने आपको आज अभी क्या क्या बताया। अभी मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करके क्या करते हैं, बाकी जितने फिजिकल फेनोमेना के लिए या फिजिकल फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटी की जरूरत है, उसमें उसकी जरूरत होती है, तो वो सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। मेजर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल क्वांटिटी 3 पार्ट में होते हैं। एक जिसको फंडामेंटली डिफाइन किया गया, उस सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जो 7 होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इन सब पर डिपेंडेंट है उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं।
जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब Yes, sir. है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका की यूनिट नहीं होता है, बट उसको डिफाइन किया गया है, और यूनिट मतलब डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट कुछ दिया गया है, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वो दो ही होते हैं, एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल। प्राइमरली देखा जाए तो दोनों का कोई यूनिट नहीं है, प्राइमरली देखा जाए तो दोनों का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर है, बट एक का यूनिट रेडियन है और दूसरे का स्टेरेडियन है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई कुछ बोल रहा था शायद। हाँ सर, सप्लीमेंट्री में डिमेंशन नहीं है का मीनिंग क्या हुआ? डायमेंशन नहीं है का मतलब जैसे लेंथ अपॉन टाइम होता, ओके। तो लेंथ अपॉन टाइम होता तो मीटर पर सेकेंड उसका डायमेंशन, उसका कुछ मतलब आता। हाँ सर। बट लेंथ अपॉन लेंथ है तो मीटर अपॉन मीटर, ये डायमेंशनलेस नहीं लगता है, इसका कोई यूनिट नहीं आया, हाँ सर, मीटर बाय मीटर सेम नहीं बनता। ओके सर। है ना। तो हाँ, डेफिनेशन से देखा जाए तो L अपॉन R इज थीटा, मतलब मीटर अपॉन मीटर इज थीटा। यस सर। It Yes, seems that it has no unit. तो ऐसा नहीं है कि मीटर अपॉन मीटर की यूनिट को एंगल कहते हैं, लेकिन एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग एक यूनिट डिफाइन कर दिया है, जिसको कि रेडियन, मतलब डिपेंड करता है कौन सा यूनिट है। ऐसा यूनिट में रेडियन, बाकी डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, बहुत सारे यूनिट है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, सर लिखना स्टार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? 2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद ही देते हैं, उसके बाद हम आपको लिखने को भी बताऊंगा। 2 मिनट और रुक जाइए। अब तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हो गया, विच कैन बी मेजर्ड वेदर इट इज फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव। कोई भी होगा तो मेजर तो होगा ही, होगा ना बेटा? यस सर। Yes, sir. तो मेजर होगा तो उसका कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा और कुछ वैल्यू होगी। Yes, sir. हाँ सर। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। यस सर। हाँ सर। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं मास इज इक्वल टू 50 kg, तो यहां पर ये जो kg है ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हाँ सर। और ये जो 50 है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। यस सर। तो जब Yes, हम sir. एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे में यूनिट ऑफ मेजरमेंट में चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कन्वर्जन फैक्टर। यस सर। Yes, sir. डिपेंड करता है कि आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसा है। ये कॉमन सेंस है। यस सर। इस कॉमन सेंस में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. पक्का? सर एक बार Yes, फिर sir. से बोलो ना, आपने क्या बोला? क्या? एक बार फिर से बोलो ना, सुनाई नहीं दिया था बराबर। मैंने कहा हर फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो सकता है, बोला था। यस सर। यस सर। तो कोई चीज मेजर करोगे तो उसका वैल्यू बताओगे ना। तो जैसे मास को मेजर किया तो बोलोगे 50 kg, तो उसमें 50 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है और kg यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यस सर।
So any physical quantity after measurement is being reported with a numerical value along with unit of measurement. Isn't it? Yes. तो वही लिखा है. कोई दिक्कत? No, sir. अब जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है आपके, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैंने कहा, उसको तो स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत होगी ही. जैसे जिस मास को 1 kg कहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उसको स्टैंडर्डाइज किया होगा कि इतने को ही 1 kg कहेंगे, न इससे कम न इससे ज्यादा. हाँ सर. या Yes, इसी लेंथ sir. को 1 मीटर कहेंगे, न इससे कम न इससे ज्यादा. Yes, sir. अच्छा, तो फिर मैं कह रहा हूं, एज सच इस डेफिनेशन का जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड में ये सारे डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं कि 1 kg मास किसको कहते हैं, 1 सेकेंड किसको कहते हैं, 1 मीटर लेंथ किसको कहते हैं. ये सब आपसे पूछा जा सकता है, जिसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिसके की स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिक्स्ड है. ठीक है. Yes, sir. उसमें सबसे पहला आता है मीटर. तो मीटर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसमें आप कुछ काट छांट नहीं कर सकते बेटा. 1 मीटर डिस्टेंस कहते हैं, एक सेकंड सीधा कर देता हूं. तो क्रिप्टन 86 का वैक्यूम में जो रेडिएशन होता है, उसमें से जो वेवलेंथ निकलता है, उसका इतना टाइम्स वेवलेंथ. कितना? तो देखो 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,763.73 वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है, उसी को 1 मीटर कहते हैं. इसमें कोई चेंज कोई नहीं कर सकता इस डेफिनेशन में. अब कहोगे कि ये मतलब यही क्यों फिक्स किया, तो कुछ नहीं कर सकते. इसकी जगह कोई दूसरा चीज भी फिक्स करता है. जैसे पहले क्या था, मैं आपको और बता देता हूं. पहले क्या था, एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड था जो फ्रांस की लेबोरेटरी में रखा हुआ था, और उस रॉड का जो लेंथ था स्टैंडर्ड, उसको 1 मीटर कहते थे. लेकिन 50-60 ईयर के बाद देखा गया कि उसमें भी इरोजन होता है. ठीक है. तो मीटर के उस डेफिनेशन को उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया. समझे मेरी बात? Yes, sir. तो मीटर का यही डेफिनेशन है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते. ठीक वैसे ही दूसरा आपके पास है टाइम सेकेंड. तो सीजियम एटम का जो एटॉमिक क्लॉक होता है, उस एटॉमिक क्लॉक के ऑसिलेशन से सेकेंड का डेफिनेशन डिफाइंड हुआ है. जैसे सीजियम 133 एटम का जो इतना टाइम पीरियड है, 9192 व्हाटएवर, इस टाइम पीरियड को 1 सेकेंड कहते हैं. मैं फिर बार बार कहता हूं, ये सब रटने वटने का कोई मीनिंग नहीं है. ये आपसे कोई किसी कंपटीशन में नहीं पूछने वाला है. लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी फंडामेंटल याद रह गया कि मीटर क्या है, ये वैल्यू कोई नहीं पूछेगा. मीटर क्या है, तो क्रिप्टन 86 के रेडिएशन से डिफाइंड है. सेकेंड क्या है, तो सीजियम 133 एटम के सीजियम क्लॉक बोलते हैं उसे, सीजियम क्लॉक के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है. इतनी चीजें भी अगर याद है तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई नहीं पूछेगा आपसे. सर ये ऑर्गन रेड लाइट क्या होता है? क्या? ऑर्गन रेड लाइट ऑफ क्रिप्टॉन मतलब? अच्छा, बताता हूँ. 1 मिनट, 1 सेकेंड पहले रुक जाओ. होता क्या है, ये जो आप लोग पढ़ते हो ना, विबग्योर पढ़े हो? हाँ सर. अच्छा ठीक है, बताता हूँ. 2 मिनट रुक जाओ.
मैं लिस्ट खत्म कर दूं फिर बता दूं। जैसे 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम हमेशा क्या है कि 1 kg 1 लीटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर लेंगे उस वाटर का जो मास होगा 1 लीटर वाटर का उसी को हम लोग 1 किलोग्राम कहेंगे। उसी तरह 1 एम्पियर का करंट 1 एम्पियर के करंट का भी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यही होता है, न इससे कम न इससे ज्यादा, है ना। एक स्ट्रेट कंडक्टर में इन जनरल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो किसी कंडक्टर में अगर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यही डेफिनेशन है मोटा मोटा, 9th-10th में पढ़े होगे अगर तो, है ना। यस सर। तो उसी तरह it is a current which flows through two infinitely long straight conductor of negligible cross section placed at a distance of 1 meter in vacuum produces a force of इतना न्यूटन मीटर बिटवीन देम। होता क्या है, सुनोगे सब ध्यान से सुनेगा। कोई भी दो कंडक्टर अगर एक साथ रहता है तो आगे जाके मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर पुल करता है या पुश करता है, डिपेंड करता है करंट पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। पैरेलल है तो पुल करता है, एंटी पैरेलल है तो पुश करता है। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे पर अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो फोर्स इसमें दिया हुआ है जितना 2 × 10⁻⁷ का फोर्स पर यूनिट लेंथ, उतने का फोर्स लगाएगा, तब हम बोलेंगे कि उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। ठीक है, यस सर। इसी तरह टेम्परेचर केल्विन, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मालूम होगा थोड़ा बहुत, तो उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो फिजिकल फिनोमेना है उसी को, उस टेम्परेचर को अगर 1/273.13 पार्ट में डिवाइड कर दो तब जो एक सेक्शन बनता है उसी को हम लोग 1 केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं वो मोल है, मालूम है? यस सर। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल का डेफिनेशन पढ़े होगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। क्या बोलो, कुछ बोला क्या किसी ने? है ना। तो ये जो मोल है ये मोल आपका वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। मोल आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। इसको कॉपी मत करो, थोड़ा बहुत जहां न्यूमेरिकल होगा वहां मैं कॉपी करा दूंगा। क्या होगा कि क्लास के बाद नोट भेजूंगा ही आपको ना, तो घर में एक बार कॉपी करके लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। अभी कुछ नहीं लिखे ना सर से? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे जब आऊंगा तब बताऊंगा, उस समय थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, अभी मत लिखो। ओके सर। नेक्स्ट जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, सॉरी CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा लाइट बल्ब है तो लाइट बल्ब से एनर्जी निकलती है ना, बोलो बेटा। तो लाइट बल्ब से जो एनर्जी निकली वो एनर्जी चारों डायरेक्शन में जाती है। हाँ सर। तो जो एनर्जी चारों डायरेक्शन में जाएगी, अब लाइट बल्ब का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा निकलेगा। यस सर।
है ना। Yes, sir. तो किसी एक टेम्परेचर पर किसी एक सरफेस से कितना रेडिएशन होता है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डायरेक्शन, उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? क्या सर, एक बार वापस? जैसे मान लो तुम्हारे बल्ब से 60 जूल पर सेकेंड का एनर्जी निकलता है, नहीं समझा? हाँ सर। कैसे बताऊं? जैसे घर में 60 वाट का बल्ब है ना, है ना, 60 वाट का बल्ब मान लो तुम्हारे घर में है, तो 60 वाट के बल्ब का मतलब क्या हो गया कि उसमें से 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकलेगी, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? अच्छा, तो 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी किधर निकलेगी? अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगी, Yes, sir. है ना। अच्छा, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर वो एनर्जी निकलेगी, तो सपोज बल्ब का सरफेस एरिया कुछ है, तो हर सरफेस एरिया से पर कहने का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट डायरेक्शन, ये जो होगा उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे किसी चीज का ल्यूमिनस इंटेंसिटी मान लो 24 कैंडेला है, तो 24 कैंडेला का मतलब है कि एक यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया से एक स्टेरेडियन डायरेक्शन में 24 जूल पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट होता है। क्लियर है? मतलब सर कोई भी पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब भी रेडिएशन होता है तो उसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। यस सर। कहाँ चला गया? कैंडेला हो गया। कैंडेला के बाद रेडियन और स्टेरेडियन तो मैं बता चुका हूं आपको ऊपर। Yes, sir. रेडियन और स्टेरेडियन में ऊपर बता चुका हूं कि क्या होता है। तो वो वही डेफिनेशन है कि आर्क लेंथ अपॉन, बट फिर भी चलो एक बार लिख देता हूँ। वो जो ऊपर डेफिनेशन मैंने बताया था स्टेरेडियन का, वही डेफिनेशन है। जस्ट एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ आपको। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये फिक्स्ड है, इसके डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये साइंटिस्ट लोगों ने एक बार बैठ के इसको डिफाइन कर लिया, तो अब इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ये वर्ल्ड वाइड यही डेफिनेशन एक्सेप्टेड है, तभी तो पूरे वर्ल्ड में जो भी रिसर्च होगा या जो कुछ भी साइंस आगे बढ़ेगा उसका प्लेटफॉर्म कॉमन होगा। नहीं तो क्या होगा, सब अपने लैंग्वेज में रिसर्च करता रहेगा। जैसे हम लोग, तुम लोग सुनते होगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि कैलकुलस तो इंडिया में फलाने ऋषि मुनि ने पहले ही डिवाइस कर इन्वेंट कर लिया था, या अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो रामायण के चौपाई में लिखा हुआ है। ये सब बातें सुनते होगे घर में कहीं कहीं। Yes, sir. बट ये रिकग्नाइज क्यों नहीं हुआ? अगर लिखा भी है तो क्योंकि हमारे बोलने, मेजर करने का यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये सब अलग था, बाकी लोगों का अलग था। कोई किसी की बात कैसे सुनेगा जब तक कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होगा? नहीं तो मेरा 1 मीटर, तुम्हारा 1 मीटर, किसी और का 1 मीटर, सब अलग अलग होगा ना। हाँ सर, यूएस हाँ, वाले सर। अब भी नहीं मान रहे। हाँ, तो यार्ड इसी के लिए इस सबको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है साइंस में आगे बढ़ने के लिए। तो इन सबको स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. अब बीच में क्या है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या फिर आप लोगों के बुक में बहुत जगह कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं इंटेंशनली नहीं बताता हूँ, समझ लीजिए, तो मुझे आता भी नहीं है। जैसे
मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन, फीट में कन्वर्जन, ये सब मैं नहीं बताता, ये बुक से पढ़ लेना, ठीक है। और वो सब हेक्टर, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, ये सब जो होता है ये सब आपको आता होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये सब मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन पर, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें थोड़े न्यूमेरिकल मिलेंगे जो जेई में पूछे भी जाते हैं कभी कभी। मेंस में तो एक आध क्वेश्चन रहता है जेई मेंस में मोस्टली। तो नेक्स्ट अब जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम लोग अब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब है ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे मास को m कह दिया, लेंथ को l कह दिया, टाइम को t कह दिया, ये सब जो सिंबल है, ये सारे सिंबल के टर्म में जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये उसका डायमेंशन है। आई बात समझ में? यस सर। है ना। तो जैसे बार बार मैं मास लिखूं, लेंथ लिखूं, टाइम लिखूं, ये सब, उससे अच्छा है कि इन सबको एक सिंबल दे दिया जाए। तो ये जो सिंबल दिया गया मास, लेंथ और टाइम का, इसी सारे सिंबल को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फिक्स्ड है तो बाकी जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हम उसके टर्म में लिख सकते हैं। यस यस सर। कॉमन सेंस है ना। तो ये जो लिखते हैं इसी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। अच्छा, इसके कुछ चिंदी चिंदी छोटे छोटे रूल्स हैं, जिस रूल्स में हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा है वैसा है। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा मैंने कहा, एक सेकंड रुकना। क्या है कि ये पूरे फिजिक्स में यही एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका कि टेक्निकली देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा मीनिंग है नहीं, और ये फर्स्ट चैप्टर होता है जिसमें थोड़े बहुत फिजिकल क्वांटिटी को ये लोग समझाते हैं, है ना। तो इसके लिए इसमें बहुत ज्यादा मैं मतलब कभी नहीं टाइम ये करना चाहता हूँ, और ये कभी कोई पूछता भी नहीं है। मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं कोई थोड़ा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब इसमें क्या है, ये इतना स्टैंडर्ड चीजें हैं कि जो डिफाइन एक बार पहले कर लिया गया ये वैसे ही चलेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन बताता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला का एक्चुअल डेफिनेशन है
जैसे मैंने कहा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी कहते हैं, बताया था मैंने, बताया था ना, बोल बेटा। हाँ सर बताया। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उस बेस क्वांटिटी पर कैसे डिपेंडेंट है, इसका रिलेशन जो इक्वेशन देता है या जो फॉर्मूला देता है, उसी फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। So the dimension of a physical quantity are the power or exponent to which base quantity are raised to represent that quantity. For example, example के साथ बताता हूं। तो पहले जितने भी बेस्ड क्वांटिटी हैं, उन सारे बेस्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप समझ लीजिए। तो जितने बेस्ड क्वांटिटी है 7, तो वो 7 बेस्ड क्वांटिटी का, जैसे मैंने कहा कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उस सप्लीमेंट्री का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, केवल यूनिट होता है। तो जो लेंथ है उस लेंथ को ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एल, मास है उसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एम, टाइम है उसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में टी, टेम्परेचर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में के, इलेक्ट्रिक करंट है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ए, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो स्क्वायर ब्रैकेट में मोल। ये कन्वेंशन है। क्लियर? तो जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो स्पीड तो आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मालूम है? Yes, sir. तो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में एल। टाइम इज नथिंग बट टी, तो इसको ऐसे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में टी, और इसमें मास कहीं नहीं है ना। तो जो हमारा स्पीड है, इस स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m, मास कहीं नहीं है तो m रेज टू 0, लेंथ है तो l, और t रेज टू -1। इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि इट रिप्रेजेंट पावर और एक्सपोनेंट टू विच इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट आई कैन से कि दिस स्पीड डजंट डिपेंड्स ऑन मास बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कह सकते हैं ना? Yes, sir. यस सर। पक्का? सर इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलिए। सर इसमें सारे के सारे वो देखना नहीं पड़ते फिर 7 सारे के? नहीं, तो बाकी जो 7 है, कैंडेला, एम्पियर, केल्विन और मोल, वो सब हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैकेनिक्स के 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैकेनिक्स के नहीं है, कैंडेला ऑप्टिक्स का है। ओके सर। तो सर जो एम्पियर, डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सिर्फ ये तीनों से ही निकलेंगे ना? हाँ, MLT से ही निकलेंगे। ओके सर। सर अभी m की पावर 0 है तो लगाना जरूरी है इसमें? हाँ, लगाना जरूरी है बेटा, कुछ नहीं कर सकते, लगाना जरूरी है, ठीक है? हाँ, यस। पक्का? तो जरा मैं आप लोगों को चेक करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी देता हूं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। जैसा मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी इनफाइनाइट है, बोला मैंने। तो कोई भी, जैसे मान लो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कब लिख पाए? जब आपको उसका डेफिनेशन पता है। डेफिनेशन ही नहीं पता होता कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप नहीं लिख पाते ना बेटा। नहीं सर। तो उसी तरह इस चैप्टर में
आप उतने ही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाएंगे जिसका डेफिनेशन आपको पहले से पता है। जैसे जैसे फिजिक्स अभी से लेके अगले 2 साल तक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे 1000 फिजिकल क्वांटिटी आते जाएंगे और हर चैप्टर में हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होता जाएगा, है ना। तो ये जो मैंने जैसे पोटेंशियल एनर्जी का लिख दिया है mgh ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो ये 11 फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताइए जल्दी से सॉल्व करके। ये लिखिए, ये सॉल्व करके बताइए। ये हो गया आपका क्लास वर्क। सब लोग सॉल्व कर रहे हो? यस सर। सर वो इम्पल्स का डेफिनेशन बता दो ना। फोर्स इनटू टाइम। सर एरिया तो बहुत सारे टाइप की एरिया होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सारे। कोई भी एरिया ही होता है ना। ओके सर। इम्पल्स का क्या बोला सर? बोलिए बेटा। इम्पल्स का क्या बोला आपने? फोर्स इनटू टाइम। सर जी का डायमेंशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी में? नहीं बताऊंगा। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन है सर।
तो फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उसमें मास भी आएगा। एक्सीलरेशन में क्या आता है आप बताइए? m0 l t raised to -2। Rate of change of velocity. सर इम्पल्स मतलब फोर्स अपॉन टाइम ना? फोर्स इनटू टाइम। ओके। सर हो गया। चलिए बताऊं मैं जल्दी जल्दी फटाफट। पहला है एरिया, तो एरिया में क्या होगा? मास नहीं होगा, लेंथ स्क्वायर होगा, टी 0 होगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो मास 0 एल क्यूब टी 0। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, स्पीड के जैसा अभी देखा था, m0 l t -1। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो इसी में ml t -1 कर देंगे, है ना? यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे, तो वेलोसिटी ऊपर है तो उसी में ml t -2 कर देंगे। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। यस सर। तो ml t -2 हो गया। समझ आ रहा है? यस सर। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्पल्स हो जाएगा, है ना? तो ml t -1 ये इम्पल्स हो गया। समझे मेरी बात? हाँ सर। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml² t -2। फोर्स को L से मल्टीप्लाई करना है। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज होता है ना बेटा? यस सर। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है। यस सर। तो एनर्जी का भी वही होगा, ml² t -2। कोई भी एनर्जी हो वही होगा, तो mgh वैल्यू पुट करके भी देखो वही होगा। कोई भी एनर्जी तो एनर्जी ही होता है ना? समझ रहे हैं? यस सर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस एनर्जी में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो t में -3 आ गया। यस सर। तो ये पूरा आंसर दिख रहा है आपको? इस पूरे सेट ऑफ आंसर में किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर।
200। पक्का? 800। अच्छा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इनफाइनाइट है। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आप अभी नहीं निकाल सकते। वो तो क्या है कि जब सबका आप ये कर लेंगे ना, क्या बोलते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसके बाद सबका निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आप पावर का वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर्मूला? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, यस। है ना? अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन होता है तो वर्क डन का जो है उसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ओके सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले का यूजेस देखो, कॉमन सेंस, कि ये पढ़ते क्यों है। वैसे तो बहुत ज्यादा इसका काम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये पढ़ते क्यों है, तो इसका यूज देखो। पहला यूज है, किसी इक्वेशन को मुझे चेक करना है कि वो सही है या नहीं। तो पूरा पूरा तो नहीं चेक कर सकते हैं सही है या नहीं, बट अप टू सम एक्सटेंट हम चेक कर सकते हैं। अप टू सम एक्सटेंट चेक करने का मतलब है कि कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होगा। यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है ना? क्या क्या? हाँ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। मीन्स कोई भी अगर फिजिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, अप टू सम एक्सटेंट, पूरा पूरा तो नहीं, क्योंकि कुछ कांस्टेंट का टर्म होगा तो वो चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं वो चेक किया जा सकता है इस डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर। तो कैसे वो अभी सीखेंगे। दैट इज, देखिए लिखा है एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। तो डायमेंशनली बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि उसके राइट हैंड साइड और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट या डायमेंशन बोलिए सेम होना चाहिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रुक जाओ, इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं। सपोज कोई एक इक्वेशन है ऐसा, a इज इक्वल टू b प्लस c अपॉन d, ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b सेम होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d ये एक ही होगा। समझे कि नहीं? नहीं सर। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में मैंगो है तो मैंगो में मैंगो ही ऐड करेंगे ना। तो b अगर मीटर है तो c बाई डी मिला के भी मीटर होना चाहिए। ओके सर। हाँ सर। ये कॉमन सेंस समझ आ रहा है? हाँ। अच्छा सर, आप ये यूनिट के मामले में बता रहे हो? हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ओके सर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन में टाइम पीरियड का इक्वेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। एक बार खुद से कोशिश कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं।
क्या हो गया? सर पाई को नहीं कंसिडर करेंगे ना? नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके सर। करेक्ट है सर। करेक्ट है? हाँ यस हाँ सर। बहुत बढ़िया। सबको समझ आया? या किसी को डाउट है, मुझे बताना है तो बोलिए। सर बताओ ना। अबे मिनट, ये तो टाइम पीरियड है ना, है ना? तो Yes. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t रेज टू 0, सॉरी, m रेज टू 0, l रेज टू 0 और t होना चाहिए m0, l0 और t होना चाहिए लेफ्ट साइड का। Yes. राइट साइड का देखो, लेंथ का लेंथ है, g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, l t रेज टू -2 होता है, Yes sir. होल टू द पावर 1/2 है। हाँ सर। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, t रेज टू, ये t स्क्वायर का रूट हो गया, मतलब t हो गया, मतलब m रेज टू 0, l रेज टू 0, t हो गया, मतलब करेक्ट है। Yes sir. समझ आया? हाँ। नेक्स्ट, इसको कीजिए, ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर, अच्छा क्वेश्चन हो गया। बोलिए बेटा। चलो सब लोग ध्यान से देखो, सिखाता हूं, ये सीखने वाला है। सर मिल गया। v इज इक्वल टू, हम मिल गया, फिर भी देख लो, b a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस टी, ऐसा है, ऐसा है ना बेटा? हाँ
हाँ सर। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे सोचिए। कभी भी मैंगो के साथ एप्पल नहीं ऐड कर सकते हैं। मैंगो प्लस एप्पल डजंट मेक एनी सेंस। यस यस सर। तो ठीक वैसे ही एक एक करके देखो। यहाँ D प्लस T दिख रहा है, हाँ मतलब D का डायमेंशनल फॉर्मूला और T का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे D का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया M0 L0 T। मिल गया। यस सर। हाँ सर। ठीक वैसे ही V इक्वल टू A प्लस बी टी, तो V और A का सेम होगा। हाँ सर। तो वेलोसिटी का क्या होता है M0 L T माइनस 1। तो मुझे A भी मिल गया। मिल गया। हाँ सिमिलरली V और BT का सेम होगा। होगा बेटा। हाँ सर। यस सर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T। यस सर। यस सर। यस सर। So M0 L T minus 1 upon T, T minus 2। that is M0 L T minus 2। ये आंसर हो गया। यस सर। यस सर। किसका बचा? C का। तो D प्लस T का तो T है ना? तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T। यस सर। यस तो सर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C is dimensional formula of V into dimensional formula of T. यस सर। So M0 L T raised to minus 1 into T. तो ये हो गया M0 L T0। T0। यस सर। यस सर। ये इसका आंसर हो गया। कॉमन सेंस है ये। यस सर। हाँ यस सर। सर। सर एक बार D और T का वापस समझाओगे? कुछ नहीं समझाऊंगा, मुझे नहीं आता है सर। ओके सर। फालतू कहता है ओके सर। अरे फालतू ये सब, वो बोर्ड में रहता है, कहाँ से मैं पढ़ाने बैठ गया ये सब। देखना खुद समझ जाएगा, देखना ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे चिंदी काम कोई है तो यही है। ओके सर। तो फिर पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी T लिखा रहेगा तो वो उसको लाइक टाइम कंसीडर करेंगे, राइट? नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में। इसके क्वेश्चन में देखो लिखा होगा टाइम T है। ओके सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा कि V वेलोसिटी है, टाइम T है, ऐसा। ओके सर। तो मतलब लेटर्स कुछ भी दिए रहेंगे, बस क्वेश्चन में लिखा रहेगा। हाँ आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर लिखेंगे। चलो एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का कुछ कुछ कराता हूँ। सब है कॉमन सेंस ही, ये सब कुछ है नहीं, अलग अलग नाम दे दिया है। आपको बुकलेट का मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक बुकलेट में से पढ़ना है इसको। एक ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए जरा सा।
सर लेंथ एल है ना? हाँ सर M0 L0 T-1। बेटा फॉर्मूला बताना है। जानबूझ कर दिया। फॉर्मूला का मतलब ये है, सुनिए, कि मुझे फोर्स इनटू एक मिनट रुको, फोर्स माइक्रो इनटू नहीं, अपॉन सुनो, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मुझे नहीं पता कौन कौन सा है, फोर्स है मतलब टेंशन, लेंथ है, और क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मान लेते हैं फोर्स के पावर ए पर प्रोपोर्शनल है, लेंथ का पावर बी के प्रोपोर्शनल है, और क्या है, मास पर यूनिट लेंथ का पावर सी का प्रोपोर्शनल है। तो ये ए बी और सी मिल गया तो हमारा काम चलेगा। यस सर। चलेगा। यस सर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम -1 टाइम। ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है मुझे। फोर्स क्या होता है, L/(1), T/-1। ऐसा होगा। इसका पावर एक कर दिए। -2। हाँ, लेंथ तो एल ही होता है, और ये लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m(l)⁻⁻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 
मेरा t रेज टू -1, इधर हो गया m का पावर यहाँ a दिख रहा है और यहाँ Yes, c sir. दिख रहा है, l का पावर यहाँ a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, यहाँ -c दिख रहा है Yes, sir. और t का पावर -2a दिख रहा है। Yes, sir. अब जब दोनों ओर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? एक तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, Yes, sir. a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 Is मिलना equal to चाहिए 0. और -2a इज इक्वल टू -1 मिलना चाहिए। -1. Yes, sir. मतलब a इज इक्वल टू 1/2 मिल गया Yes, sir. और a 1/2 मिल गया, मतलब c -1/2 मिल गया Yes, sir. और a 1/2 c -1/2, तो b क्या मिल गया? 1. -1. -1. -1 मिल गया। Yes, sir. तो a b c तीनों मिल गया। Yes, sir. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, सम कांस्टेंट √f इंटू क्या है l रेज टू -1 और म्यू रेज टू -12, ऐसा। Yes, sir. तो मोटा मोटा मैं ये बोल सकता हूं
कि फ्रीक्वेंसी एफ इज कुछ कांस्टेंट मुझे नहीं पता कितना है, तो k/l अंडर रूट ऑफ f/μ, ये हमारा आंसर होगा। आई ओके बात सर। समझ में? हाँ सर। Yes, sir. तो डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग थोड़ा बहुत इक्वेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा इक्वेशन तो होगा नहीं क्योंकि के नहीं मालूम है। के Yes, sir. 1/2 भी होता है, 1/4 भी होता है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो वो साउंड वेव में देखेंगे। बट थोड़ा बहुत इक्वेशन का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। ओके। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। इस डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे लिमिटेशन दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बता सकते हैं, यस सर। है ना? तो ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन है। एक बार आप उसको घर में देख लीजिएगा, वही सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है सर, ये मॉड्यूल में है ना? हाँ, मॉड्यूल में भी मैं दे दूंगा पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, क्या है वो। ओके सर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? यस सर। सर आपको रेड ऑर्गन लाइट बोलने वाले थे। हाँ, रेड ऑर्गन लाइट बताया था, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड। मैं अभी क्या सोचा था बोलने का। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जेई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कोई मतलब हमेशा पूछा जाता है, जरूरी नहीं है, रेयरली है, लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये देना पड़ेगा कि जो मतलब अभी के केस में अभी आपको सारे इक्वेशन पता ही नहीं है। तो अगर आपको अभी सारे इक्वेशन पता नहीं है तो अभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला के प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। जब सारे इक्वेशन पता चल जाएंगे तब जाके आप डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चन बता सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। सर, सारे इक्वेशन कौन कौन से? क्या सारे इक्वेशन कौन कौन से? सारे मतलब जितने फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी तो काइनेमेटिक्स में खाली पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब केवल पढ़ा है ना? हाँ सर। है ना? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, फटाफट Yes, जरा sir. सा करते चलिए। एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप छोटे छोटे क्वेश्चंस ओके सर। और ये सब आपसे होंगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन सब क्वेश्चन में नहीं होने जैसा कुछ भी नहीं है। सर वो डी ऑप्शन क्या है? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? डी ऑप्शन। e raised to a upon b। A by B। e raised to सर a सी upon- ऑप्शन। अरे c a माइनस a अपॉन b। अब दिखा? सर ए बाई बी। आंसर देखते हैं, आंसर करेंगे। E raised to A by B। e रेज टू कुछ भी होगा ना तो वो डायमेंशन लेस ही रहेगा, क्योंकि e तो कांस्टेंट है ना। हाँ तो सर फिर उस आंसर नहीं हुआ ना वो फिर। ओके सर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कीजिए, 5th 7th 8th ये सब कीजिए, 9।
एक अच्छा सर क्वेश्चन, 7th में एक अच्छा क्वेश्चन में 10th भी करो, पूरा कर लो, फिर एक ही बार सब डिस्कस करेंगे, घबराओ मत। सर 7th में मैंने बोला ना पूरा कर लीजिए, एक ही बार सब डिस्कस कर दूंगा मैं, घबराइए मत। नहीं सर, डाउट है, मतलब डाउट क्लियरली आ गया? दिख नहीं रहा है, क्या डाउट है बताओ? क्लियरली दिख नहीं रहा है, वो ई रेस टू पावर नहीं दिख रही है। अब दिख रही है माइनस अल्फा टी? e raised to minus अब ई रेज टू माइनस अल्फा टी पावर दिख रही है? हाँ सर। हाँ मैंने आपको ना एसएमएस किया अभी, ठीक है? इसमें मेल आईडी दिया, इसको आप मेल लिखो, बाद में मैं इसको नंबर भी भेजता हूँ, तो सब आप डिटेल डाल दो कि इसका ये सर आंसर भी मैंने टिक कर दिया है सर। हाँ बोल ना बोल। 6th वाले क्वेश्चन में जो डी वाला ऑप्शन है e raised to a by b, वो मतलब लाइक आंसर क्यों नहीं होगा सर? कि लाइक e कांस्टेंट है इसलिए नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी ही नहीं। ई कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का पावर कुछ भी करोगे तो वो कांस्टेंट ही होगा ना, वो फिजिकल क्वांटिटी तो है ही नहीं। ओके सर, समझे मेरी बात? क्या? हाँ सर। If A and B are two different physical quantity having different dimension, तो डायमेंशन अलग अलग है, तो A और B को ऐड कर ही नहीं सकते। जैसे आम में अमरूद नहीं ऐड कर सकते, आम से अमरूद नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। समझ रहे हो? कोई दो फिजिकल क्वांटिटी जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों का सेम डायमेंशन होना चाहिए ना। मैं कहूँ डिस्टेंस में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करो, कोई मीनिंग है? नहीं। मैं कहूँ डिस्टेंस में वेलोसिटी ऐड करो, कोई मीनिंग है? नहीं सर। तो जब ए और बी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, हो जाएगा ना। हाँ तो ए प्लस बी कर नहीं सकते, ए माइनस बी कर नहीं सकते, ए बाई बी कर सकते हैं, बट यस सर। ई रेज टू ए बाई बी जब करेंगे तो कांस्टेंट का पावर कोई फिजिकल क्वांटिटी का मतलब नहीं है ना। मैं कह दो 2 to the पावर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई मीनिंग है इसका? नहीं सर। आया समझ में?
हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। सर 9th में डी वाला आते हैं सब पे आते हैं। हाँ सर मेरा भी डी है। हाँ सब पे आते हैं बेटा। 5th का तो कहानी खत्म हो गया। यस सर। अब एक बार हाँ 7th सर। 8th फाइनल कर लो, फिर आगे 9th 10th पे भी आते हैं। ओके सर। सर ये EXP क्या है? क्या? एक्सपोनेंशियल। ई रेज टू जो लिखते हैं ना उसी को EXP भी लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये मतलब हुआ। ओके सर। सेवेंथ 8th पूछना है किसी को बेटा? हाँ सर। क्या हाँ नहीं क्या बोले? कोई हाँ बोला क्या? हाँ सर। हाँ चलो देखो, the position of particle at time t is given by this relation. Common sense. तो 1 तो कांस्टेंट है बेटा, बोलो। यस सर। तो ये टर्म भी कांस्टेंट रहेगा। यस सर। यस सर। मतलब अल्फा इंटू टी भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब अल्फा का तो टी रेज टू -1 होगा, ये पक्का है। ये बात हाँ समझ सर। आया? हाँ हाँ सर। यस सर।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब तो वन कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ये पूरा टर्म चला गया। V नॉट अपॉन अल्फा, ये मिला के L होना चाहिए। यस सर। यस सर। है ना? तो L इज इक्वल टू V नॉट अपॉन अल्फा, और अल्फा t रेज टू -1 है, तो V नॉट हो जाएगा L इंटू t रेज टू -1। यस सर। यस सर। M0 L t रेज टू -1, ये आपका आंसर होगा। -1 and t raised to -1। आया Yes, sir. समझ में? हाँ सर। ठीक यस सर। है। 8th बताना है। हाँ सर। चलो 8th बताना है। 8th में भी वो EXP लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही अल्फा इंटू टी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। सर वो रेस टू है क्या ब्रैकेट? कहाँ ब्रैकेट? क्वेश्चन में ब्रैकेट हाँ माइनस हाँ, अल्फा। अरे वही लिखते, बोला ना EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, बताया तो था। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्या हो गया? t रेज टू -2 यस सर। होगा। तो t रेज टू -2 ये आंसर होगा। यस सर। 8th इज डन। 9th डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ML-1 T-2 क्या है? तो ये है kg, मास तो है kg का ना बेटा? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो एक बार इस यूनिट को देखोगे तो ये यूनिट ऐसा है, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। हाँ सर। ऐसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन हाँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स जरूर होता है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, kg मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलके फोर्स हो गया, और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो गया। मीटर स्क्वायर। यस सर। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वो तो नहीं ही है। यस सर। तो ये चला गया। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ML-T-2 इंटू L, तो L रेज टू 2 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। यस सर। वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब LQ, ये शायद होगा। रुको रुको रुको, ये डी ऑप्शन भी होगा शायद। एनर्जी, एनर्जी मेरा हो जाएगा फोर्स ML-T-2 इंटू डिस्टेंस, तो ये हो गया एनर्जी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब LQ, तो ये हो गया M L रेज टू -1 T रेज। ये आंसर भी होगा बेटा। C and D बोथ करेक्ट। यस सर। C and D बोथ करेक्ट होगा इस केस में। है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स चाहिए। ठीक है? तो एरिया का पावर A, वेलोसिटी का पावर B और डेंसिटी का पावर C मैं अपने मन से मान लेता हूं ये फोर्स होना चाहिए। ओके। यही है ना? यस सर। तो फोर्स तो मेरा हो जाएगा ML-T-2
एरिया Yes, sir. एल स्क्वायर, तो ऐसा हो गया 2a. Yes, sir. वेलोसिटी एल टी रेज टू -1 का पावर बी, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज m l रेज टू -3 टू द पावर c। Yes, sir. पक्का? हाँ Yes, सर। sir. तो यहाँ पर देखेंगे तो L का पावर हो जाएगा 2a प्लस b -3c, m का पावर c और t का पावर -b -3c। Yes, sir. होगा? यस सर। इन तीनों को कंपेयर कर देंगे तो c इज इक्वल टू 1 दिख गया, Yes, sir. -b -3c -2 होगा, मतलब Yes, sir. -b -3 -3 से कैसे होगा? -b ही होगा ना वो। -b -3c, यहाँ पर t -b, ओ सॉरी L गलत लिखा, एक मिनट रुको, t नहीं है इसमें ना? नहीं, हाँ मैंने गलत लिखा, सही बोला इसने। t टू द पावर होगा केवल -b, सही बोला इसने, माय मिस्टेक। t टू द पावर -b, तो -b का वैल्यू -2 होगा, मतलब b इज इक्वल टू 2 होगा, और 2a प्लस b -3c 1 होगा, Yes, sir. -1 होगा, I guess. 2a प्लस b -3c, L का पावर 1 है तो 1 होगा, Yes, sir. Yes, sir. तो 2a प्लस 2 -3 1 हो गया, तो 2a कितना हो गया? 2a -1 1 हो गया, तो a 1 हो गया, is equal to 1. तो a b Yes, c sir. तीनों मिल गया। Yes, sir. तो यहाँ से मिल गया f इज इक्वल टू कैपिटल A टू द पावर a मतलब 1, v टू द पावर b मतलब v स्क्वायर, डेंसिटी टू द पावर c मतलब रो। ऐसा कुछ आंसर है? Yes, sir. A square rho. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। सर सर हो गया? हो गया? चलिए बाकी नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में। सर बाद में। या बाय। सर बाय सर, थैंक यू सर। सर Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, बाय थैंक यू सर। सर बाय। बाय सर। सर आप नोट्स भेजेंगे ग्रुप पे?